हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। और ईमानदारी से पढ़िए भी अगर पढ़ाई नहीं भी हो रही है, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है आपके सामने। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एसपीटी सामान्य विज्ञान में मॉडल सेट नंबर 9। इसके पहले मैंने मॉडल सेट नंबर 8 करा चुका हूं, अब 9 कराते हैं। तो आइए देखते हैं कि मॉडल सेट 9 में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समझिएगा, एक नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। समझिएगा, आपको त्वरित चालक यानी लाइटनिंग रॉड, है ना, लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किसने किया था, है ना। लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किसने किया था। समझिएगा, आपको त्वरित चालक अर्थात लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किसने किया था। समझिएगा, लाइटनिंग रॉड अर्थात त्वरित चालक का जो आविष्कार किया था वह आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। समझिएगा, जो त्वरित चालक का जो आविष्कार किया था वो आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। समझिएगा, ये जो त्वरित चालक जो बना होता है ये आपको तांबा का बना होता है ना। ये जो त्वरित चालक जो बना होता है यह तांबे का बना होता है। और समझिएगा, ये जो त्वरित चालक है ये आपको विद्युत, आकाशीय विद्युत, है ना, आकाशीय विद्युत से रक्षा करने के लिए, आकाशीय विद्युत या बिजली से रक्षा करने के लिए बड़े बड़े भवनों में इसका निर्माण किया जाता है ना। फिर समझिएगा, जो त्वरित चालक का जो प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वह आकाशीय विद्युत अर्थात आकाशीय बिजली से रक्षा करने के लिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवनों में इसका उपयोग किया जाता है। जो त्वरित चालक होता है यह तार के नुमा होता है ना, जिसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो आपको नुकीला होता है और नीचे जो आधार में लगाया जाता है यह आपको कोयला एवं नमक के मिश्रण में, है ना, कोयला एवं नमक के मिश्रण में इस तार को लगाया जाता है। और भवन के ऊपर इसका नुकीला भाग होता है जिसे आपको लाइटनिंग रॉड कहा जाता है, जिसका खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये तांबे का बना होता है, ठीक ना, तांबे का तार का ये बना होता है और ये आकाशीय विद्युत या बिजली से सुरक्षा के लिए ऊंचे ऊंचे मकानों में लगाया जाता है, ठीक ना। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन था। अब 2 नंबर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। समझिएगा, 2 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। समझिएगा, अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। समझिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है आपको अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है ना, किससे बनाया जाता है। समझिएगा, जो अस्थाई चुंबक है वह आपको, जो अस्थाई चुंबक है यह आपको इस्पात से बनाया जाता है ना, आपको इस्पात से बनाया जाता है। समझिएगा, जो अस्थाई चुंबक है वह इस्पात से बनाया जाता है। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ दे कि अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है, तो समझिएगा अस्थाई चुंबक, समझिएगा, जो अस्थाई चुंबक है यह आपको नर्म लोहे से बनाया जाता है ना। जो अस्थाई चुंबक है वह नर्म लोहे से बनाया जाता है। तो समझिएगा, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। पहला, अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है, तो इस्पात से बनाया जाता है। और अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है, तो आपको नर्म लोहे से बनाया जाता है ना, नर्म लोहे से बनाया जाता है। इसके स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे, ओके। अब हम 3 नंबर में बात करते हैं। 3 नंबर में जो क्वेश्चन है वह ये है कि डायनामो का कार्य है, यानी डायनामो का कार्य है। समझिएगा, डायनामो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको डायनामो का
कार्य है, डायनामो का कार्य है। समझिएगा, जो डायनामो का कार्य होता है वो आपको यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है, विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। समझिएगा, जो डायनामो का जो कार्य होता है वह यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। यहीं पे समझ लीजिए कुछ और भी उपकरण हैं जो अलग अलग ऊर्जाओं में रूपांतरण करता है। देखिएगा, इसमें एक नंबर है, एक नंबर में यहीं पे हम देखेंगे आपको विद्युत मोटर। समझिएगा, विद्युत जो मोटर होता है सीधे इसका विपरीत होता है, यानी विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है ना। आपको 2 नंबर में है विद्युत बल्ब। समझिएगा, विद्युत बल्ब, जो विद्युत बल्ब होता है यह आपको विद्युत ऊर्जा से आपको प्रकाश ऊर्जा में होता है, प्रकाश ऊर्जा में यह ऊर्जा का रूपांतरण करता है। उसके बाद 3 नंबर में है आपको विद्युत हीटर। समझिएगा, जो विद्युत हीटर होता है यह आपको विद्युत ऊर्जा से आपको ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ऊष्मा ऊर्जा में विद्युत का ऊर्जा का रूपांतरण होता है। इसके बाद 4था नंबर में है विद्युत सेल। समझिएगा, जो विद्युत सेल होता है यह आपको रासायनिक ऊर्जा से आपको विद्युत ऊर्जा में आपको परिवर्तित होता है ना। ये आपको फिर से 5 नंबर में है आपको लाउड स्पीकर। ये आपको विद्युत ऊर्जा से, ये आपको ध्वनि ऊर्जा में होता है ना। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में आपको ऊर्जा का रूपांतरण होता है ना। तो समझिएगा आपको, है ना, डायनामो का जो कार्य होता है वह यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। विद्युत मोटर का जो कार्य होता है ठीक इसके विपरीत, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब ये आपको विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और लाउड स्पीकर ये आपको विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में होता है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और भी इसमें आगे है। ओके, चलिए अब इसमें और देखते हैं हम आपको माइक्रोफोन। समझिएगा, माइक्रोफोन 6 नंबर में है आपको माइक्रोफोन। समझिएगा, माइक्रोफोन जो होता है ये आपको विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में होता है ना। ध्वनि ऊर्जा से आपको जो माइक्रोफोन होता है ये आपको ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में यह ऊर्जा का रूपांतरण करता है ना। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। इसी तरह आपको सोलर सेल है 7 नंबर में। सोलर सेल, समझिएगा, जो सोलर सेल होता है यह सौर ऊर्जा से आपको विद्युत ऊर्जा में होता है ना। सौर ऊर्जा से आपको विद्युत ऊर्जा में आपको ऊर्जा का रूपांतरण करता है ना। इसके बाद आपको आता है सितार 8 नंबर में।
सितार, सितार एक वाद्य यंत्र है ना। सितार ये आपको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है ना। आपको यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, है ना। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में आपको ऊर्जा का रूपांतरण होता है। और आपको 9 नंबर में है आपको मोमबत्ती। समझिएगा, यह रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में होता है ना। आपको रासायनिक ऊर्जा से आपको प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में आपको ऊर्जा का रूपांतरण होता है ना। तो ये आपको 8-9 ऐसे उपकरण हैं जो एक ऊर्जा से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊर्जाओं का रूपांतरण होता है। फिर समझिएगा, डायनामो जो अपना कार्य करता है, यह ऊर्जा का रूपांतरण करता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है ना। उसके बाद आपको विद्युत मोटर जो होता है आपको विद्युत मोटर से जो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उसी तरह आपको विद्युत हीटर है, या विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। उसी तरह आपको विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब आपको विद्युत ऊर्जा से आपको प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ऊर्जा को। उसी तरह विद्युत सेल है जो रासायनिक ऊर्जा से आपको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर आपको विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद आपको सोलर सेल आपको सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में ऊर्जाओं का रूपांतरण होता है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन था जो प्रमुख उपकरणों द्वारा जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है ना। अब हम 4 नंबर में बात करते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है यह है कि पर्वतों, पहाड़ों तथा ब्रह्मांड की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है। समझिएगा, 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपको पर्वत, पहाड़, ब्रह्मांड की आयु किस विधि से ज्ञात किया जाता है, किस विधि से ज्ञात किया जाता है। समझिएगा, किया जाता है। पर्वत, पहाड़ या ब्रह्मांड की जो आयु निर्धारित किया जाता है यह आपको यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात किया जाता है। समझिएगा, आपको ब्रह्मांड की आयु हो या पर्वतों की आयु है या पहाड़ों की आयु जो निर्धारित की जाती है वो आपको यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात किया जाता है। अगर यहीं पर आ जाए पेड़ पौधों की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है, तो समझिएगा, पेड़ पौधों की आयु का जो निर्धारण किया जाता है वह आपको कार्बन डेटिंग विधि है ना, कार्बन डेटिंग विधि से निर्धारित किया जाता है, जिसे C14 भी कहा जाता है ना। इसे आपको कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। तो ब्रह्मांड या पहाड़ों की जो आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से, और पेड़ पौधों की आयु का निर्धारण किया जाता है कार्बन डेटिंग विधि। याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग विधि में आपको 1000 से 50,000 वर्ष के बीच में आयु का निर्धारण किया जाता है ना। कार्बन डेटिंग विधि से 1000 से 50,000 वर्ष के आयु के बीच के आने वाले आपको जीव जंतु या पर्वतों या पेड़ों का निर्धारण किया जाता है, उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। और यूरेनियम डेटिंग विधि में 50,000 वर्ष से ऊपर आने वाले आपको चीज़ों को आपको यूरेनियम डेटिंग विधि के माध्यम से आपको एज का निर्धारण किया जाता है। ठीक ना। तो ये 4 नंबर था। सीधे अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्मांड की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि पेड़ पौधों की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है, तो आपको कार्बन डेटिंग विधि यानी C14 से किया जाता है ना।
अब हम 5 नंबर में बात करेंगे। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाले किरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? समझिएगा, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाली किरणों में किसकी वेधन क्षमता, किरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? ये आपको मालूम होगा, किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। समझिएगा, नाभिक से निकलने वाली किरणों में सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो ये आपको होता है गामा किरण का, है ना, याद रखिएगा। गामा किरण का आपको ऐसा इसका सिंबल होता है ना। गामा किरण का जो वेधन क्षमता होता है वह सबसे अधिक होता है ना। गामा किरण का जो वेधन क्षमता होता है सबसे अधिक होता है, जिसका खोज किसने किया था? आपको हेनरी बैक्यूरेल ने किया था, है ना, हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। तो गामा किरण का जो खोज किया था वो आपको हेनरी बैक्यूरेल ने किया था, याद रखिएगा। हेनरी बैक्यूरेल ने और भी खोज की थी, कौन सी? रेडियो सक्रियता की, है ना, रेडियो सक्रियता की भी खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी जिसे कहा जाता है। उसके बाद आपको लघु रेडियो तरंग की भी खोज की थी, है ना, आपको लघु रेडियो तरंग की भी आपको खोज की थी। तो ये आपको नाभिक से निकलने वाले किरणों में जो सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है वो आपको गामा किरण की होती है ना। सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होती है वो आपको गामा किरण की होती है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर, नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? 6 नंबर में आपको क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन करता है भाई लाल? समझिएगा, नीले लिटमस पत्र को जो लाल करता है वह आपको अम्ल करता है ना, आपको अम्ल करता है। समझिएगा, नीले लिटमस पत्र को जो लाल करता है वह अम्ल करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये जाए कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है ना, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? नीला करता है, तब क्या हो जाएगा आंसर आपको? तब आंसर इसका हो जाएगा क्षार। समझिएगा, तब इसका क्षार आंसर हो जाएगा। दोनों में देखिए एकदम सबसे आसान है। नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल करता है ना, और लाल लिटमस को नीला करता है क्षार। बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रेलवे में, ठीक ना, कि नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो आपको अम्ल करता है, या इस तरह आ जाए कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है, ठीक ना। तो ये आपको 7 नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं आपको 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? समझिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है आपको कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? समझिएगा, कोलाइडी रसायन का जो जनक माना जाता है वह आपको ग्राहम को माना जाता है ना। आपको सॉरी, ये 7 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर, कोलाइडी रसायन का जो जनक माना जाता है वह आपको ग्राहम को माना जाता है ना, ग्राहम को माना जाता है ना। कोलाइडी रसायन का जो जनक माना जाता है वह आपको कोलाइडी रसायन का जो जनक माना जाता है वो आपको ग्राहम को माना जाता है। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 8 नंबर। समझिएगा, 8 नंबर जो क्वेश्चन है यह एक उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? समझिएगा, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपको उत्प्रेरक या उत्प्रेरण, है ना, उत्प्रेरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कैटालिस्ट। समझिएगा,
इसका खोज किसने किया था, है ना। उत्प्रेरक अथवा उत्प्रेरण का खोज किसने किया था, समझिएगा। आपको उत्प्रेरक अथवा उत्प्रेरण का जो खोज किया था वो आपको जोन्स जैकब बर्जीलियस ने किया था, है ना। जोन्स जैकब बर्जीलियस ने किया था। जोन्स जैकब बर्जीलियस ने कब किया था, 1835 में किया था। समझिएगा, उत्प्रेरक अथवा उत्प्रेरण जिसे इंग्लिश में कैटालिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कैटालिस्ट का जनक किसे माना जाता है या कैटालिस्ट का खोज किसने किया था, यानी उत्प्रेरक अथवा उत्प्रेरण का खोज किसने किया था, तो जोन्स जैकब बर्जीलियस ने 1835 में किया था। अब समझिए कि आखिर उत्प्रेरक है क्या। समझिएगा, उत्प्रेरक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है ना। उत्प्रेरक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके उपस्थिति के कारण रासायनिक अभिक्रिया प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाता है या घट जाता है ना। जो उत्प्रेरक या उत्प्रेरण है एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके उपस्थिति के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाता है या घट जाता है, परंतु ये जो उत्प्रेरक है स्वयं उस रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यानी फिर समझिएगा, ये जो उत्प्रेरक या उत्प्रेरण है एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके उपस्थिति के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाती है या घट जाती है, परंतु वह स्वयं यानी यह उत्प्रेरक उस रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उसी को आपको उत्प्रेरक या उत्प्रेरण कहा जाता है, जिसका खोज किया था जोन्स जैकब बर्जीलियस ने। कब किया था, 1835 में किया था। कंप्लीट हो गया। तो ये आपका उत्प्रेरक अथवा उत्प्रेरण यानी कैटालिस्ट है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर। समझिएगा, 9 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। समझिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 9 नंबर जो 9 नंबर है ना, 9 नंबर है, ठीक है। 9 नंबर में आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। समझिएगा, वर्गों की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है वह 18 होती है ना। और इसमें आ जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आपको आवर्तों की संख्या है ना, आवर्तों की जो संख्या होती है वह 7 होती है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है वह आपको 18 होती है और आवर्तों की जो संख्या होती है वह 7 होती है। आ जाए क्वेश्चन कि आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, है ना। आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, तो समझिएगा, आवर्त सारणी का जो खोज किया था वह रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था, है ना। आपको रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था, है ना। मेंडलीफ ने किया था। कब, 1869 में किया था, है ना। 1869 में। कहाँ के निवासी थे, आपको रूस के वैज्ञानिक थे, है ना, रूस के वैज्ञानिक थे। फिर समझिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी का जो खोज किया था वह मेंडलीफ ने किया था। कब, 1869 में। वह कहाँ का वैज्ञानिक था, तो आपको रूस का वैज्ञानिक था, है ना, रूस का वैज्ञानिक था। अब हम बात करते हैं आपको 10 नंबर में। समझिएगा, समझ में आ रहा है ना, समझ में ना आए तो बताइएगा आप लोग, फिर हम दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे, है ना, दूसरे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 10 नंबर है रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है। रणनीतिक धातु, समझिएगा, 10 नंबर है रणनीतिक धातु। रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। समझिएगा, जो रणनीतिक धातु कहा जाता है वह आपको टाइटेनियम को कहा जाता है ना। रणनीतिक धातु जो कहा जाता है वह आपको टाइटेनियम को कहा जाता है। और याद रखिएगा,
टाइटेनियम को कहा जाता है। ये जो टाइटेनियम है ये एक मजबूत धातु है ना, ये आपको मजबूत धातु है, संसार का आपको मजबूत, सबसे मजबूत धातु है, मजबूत धातु है। और याद रखिएगा इसका जो खोज किया था आपको कोलोप्रोथ ने किया था, इसका जो खोज किया था कोलोप्रोथ है ना, इसका जो खोज किया था आपको कोलोप्रोथ ने किया था। कब? इसका खोज किया था 1795 में, है ना, 1795 में। समझिएगा रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है, जो एक मजबूत धातु होती है। और टाइटेनियम का जो खोज किया था वह कोलोप्रोथ ने किया था। कब? 1795 में। और एक बात याद रखिएगा, टाइटेनियम ने और एक पदार्थ की खोज किया था, क्या नाम था? यूरेनियम, है ना, यूरेनियम का भी खोज आपको कोलोप्रोथ ने ही किया था, है ना, यूरेनियम का भी खोज आपको कोलोप्रोथ ने किया था। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 11 नंबर। समझिएगा 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? समझिएगा अयस्क में उपस्थित 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपको अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? अशुद्धि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समझिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट है और इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। समझिएगा अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? समझिएगा अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है ना, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। आ जाए क्वेश्चन कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो गैंग कहा जाता है। अब देखिएगा इसमें और एक बनेगा कि अयस्क से गैंग को, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाने वाले, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए अयस्क में मिलाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है ना, अयस्क में मिलाए जाने वाले, अयस्क में मिलाया जाने वाला पदार्थ, मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है ना, जाने वाला पदार्थ। ध्यान रखिएगा जाने वाला, मिलाया जाने वाला जो पदार्थ कहलाता है वह आपको फ्लक्स कहलाता है ना, फ्लक्स कहलाता है। फिर समझिएगा आपको अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है और अयस्क से गैंग को यानी अशुद्धि को हटाने के लिए अयस्क में मिलाया जाने वाला पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। आ जाएगा क्वेश्चन कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हटाने के लिए अयस्क में मिलाया जाने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है? फ्लक्स कहा जाता है। और समझिएगा आपको गैंग्स प्लस फ्लक्स, गैंग तथा फ्लक्स से मिलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है ना, से मिलने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है? समझिएगा गैंग तथा फ्लक्स से मिलने वाला पदार्थ को कहा जाता है आपको धातुमल, है ना, धातुमल कहा जाता है। तो फिर समझिएगा आपको, है ना, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए अयस्क में मिलाया जाने वाला पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। और जब गैंग तथा फ्लक्स जब आपस में मिलता है तो उससे मिलने वाले पदार्थ को आपको धातुमल कहा जाता है। फिर समझिएगा, यहाँ ना दिख रहा हो तो ऊपर हम बता देते हैं। मान लीजिए ये गैंग है, गैंग मतलब क्या? अशुद्ध पदार्थ है ना, और यह फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है यह आपको अशुद्ध पदार्थ को निकालने वाला, अयस्क में मिलाने वाला पदार्थ है। ये जो जब दोनों मिलता है तब निर्माण होता है किसका?
धातु मल का निर्माण होता है ना, धातु मल कहा जाता है। यानी गैंग तथा फ्लक्स से मिलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, धातु मल कहा जाता है। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन था, ठीक ना। अब हम बात करते हैं आपको 12 नंबर में, समझिएगा 12 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है। समझिएगा कौन सी धातु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है ना, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट है ना। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, याद रखिएगा नाइट्रोजन में जलने वाली जो धातु है वह आपको मैग्नीशियम है ना। अब कौन सा है, मैग्नीशियम है। जो नाइट्रोजन में जलने वाली जो धातु है ये आपको मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम का खोज किसने किया था, मैग्नीशियम का खोज आपको हेम्फ्रे डेवी ने किया था, है ना। आपको मैग्नीशियम का जो खोज किया था वह हेम्फ्रे डेवी ने किया था। कब, 1808 में किया था, है ना। फिर समझिएगा कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, तो मैग्नीशियम जलती है। और याद रखिएगा मैग्नीशियम का जो खोज किया था वो हेम्फ्रे डेवी ने आपको 1808 में किया था। अगर आ जाए कि नाइट्रोजन का खोज किसने किया था, तो नाइट्रोजन का खोज जो किया था आपको रदरफोर्ड ने किया था, है ना। नाइट्रोजन का जो खोज किया था आपको रदरफोर्ड ने किया था, ये अब ध्यान रखेंगे। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 13 नंबर, समझिएगा 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर है कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है। समझिएगा बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, क्या बात है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, बेवकूफ़ों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है ना, किसे कहा जाता है। समझिएगा बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है। बेवकूफ़ों का जो सोना कहा जाता है वो आयरन पायराइट्स को कहा जाता है ना। बेवकूफ़ों का जो सोना कहा जाता है वो आपको आयरन पायराइट्स को कहा जाता है ना। आयरन पायराइट्स को कहा जाता है। जो बेवकूफ़ों का जो सोना कहा जाता है वो आपको आयरन पायराइट्स को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना। आयरन पायराइट्स को आपको बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। फिर हम आगे को 14 नंबर में देखते हैं कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है ना। 14 नंबर में है आपको शुद्ध सोना होता है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपको शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का होता है भाई। जो शुद्ध सोना होता है आपको 24 कैरेट का होता है ना। आपको 24 कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो आपको 24 कैरेट का होता है। ध्यान रखिएगा आपको 18 कैरेट का बना हुआ मिश्र जो सोना होता है, 18 कैरेट का जो मिश्र सोना होता है, 18 कैरेट का जो मिश्र सोना होता है, इसमें शुद्ध सोने की जो मात्रा होती है वह 75% होती है। 18 कैरेट का जो मिश्र सोना होता है इसमें शुद्ध सोने की मात्रा, शुद्ध सोने की प्रतिशतता, है ना। जो शुद्ध सोने की प्रतिशतता होती है वो आपको 75% होती है। समझिएगा शुद्ध सोना तो आपको 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो 18 कैरेट का जो बना हुआ सोना होता है, जो मिश्र सोना कहा जाता है, 18 कैरेट का जो बना हुआ सोना होता है उसमें शुद्ध सोने की जो प्रतिशतता होती है वो आपको 75% होती है ना। 75% होती है। याद रखिएगा ये हॉलमार्क का निशान है ना। ये हॉलमार्क का जो निशान है यह आपको स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है ना। स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है ना।
स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। याद रखिएगा, ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलन है। सोने की शुद्धता को लेकर, सोने की शुद्धता जो का जो मापक है वो आपको हॉलमार्क है, यानी हॉलमार्क आपको स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। तो फिर समझिएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट का जो मिश्र सोना होता है उसमें शुद्ध सोने की जो प्रतिशतता होती है वह 75%, यानी उसमें 75% ही सोना होता है, बाकी अन्य उसमें धातु होती है। और हॉलमार्क का जो निशान लगाया जाता है आपको स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है ना। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 15 नंबर। समझिएगा, 15 नंबर जो क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, संचायक बैटरियों में 15 नंबर क्वेश्चन है। संचायक बैटरियों में कौन सा धातु में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाए। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, जो संचायक बैटरियाँ होती है इसमें शीशे का प्रयोग किया जाता है ना। आपको शीशा का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, संचायक बैटरियों में आपको शीशा का प्रयोग किया जाता है, जिसका अयस्क क्या होता है, आपको इसका अयस्क गैलेना होता है ना। जो शीशा का जो अयस्क होता है आपको गैलेना होता है। फिर समझिएगा, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो शीशा का प्रयोग किया जाता है, और शीशा का जो अयस्क होता है वो आपको गैलेना होता है। अब हम बात करते हैं भारत में 16 नंबर। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। समझिएगा, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, कौन सी आपको मालूम होगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर, भारत में प्रचुर मात्रा में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है। क्या है बताइए आप लोग। भारत में प्रचुर मात्रा में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है, कौन सा है, थोरियम है ना, थोरियम है। समझिएगा, आपको भारत में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला जो ईंधन है वो आपको थोरियम है। याद रखिएगा, थोरियम का खोज किसने किया था, आपको थोरियम का जो खोज किया था आपको जोन्स जैकब बर्जीलियस ने किया था। जोन्स जैकब बर्जीलियस ने किया था, है ना। जोन्स जैकब बर्जीलियस ने किया था। कब, 1828 में किया था, 1828 में किया था। याद रखिएगा, यूरेनियम के बाद प्रकृति में यूरेनियम से कहीं ज़्यादा आपको थोरियम पाया जाता है ना। प्रकृति में आपको यूरेनियम से ज़्यादा, प्रकृति में यूरेनियम से ज़्यादा आपको थोरियम पाया जाता है ना, थोरियम पाया जाता है। और याद रखिएगा, संसार में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक आपको जो थोरियम का भंडार है, विश्व में सबसे अधिक जो थोरियम का भंडार है वो आपको भारत के केरल राज्य में है ना। थोरियम का जो भंडार है ये आपको भारत के केरल राज्य में है ना, केरल राज्य में है। किस रूप में, मोनोजाइट के रूप में, मोनोजाइट के रूप में, जिससे थोरियम प्राप्त किया जाता है ना, मोनोजाइट के रूप में प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, भारत में जो थोरियम का भंडार है, वह लगभग 8,46,000 टन है ना। विश्व में सबसे अधिक भारत में जो थोरियम का भंडार है वो आपको सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक जो थोरियम का भंडार है वो आपको भारत के केरल राज्य में है, 8,46,000 टन है। इसके अलावा भारत विश्व में जो मोनोजाइट पाया जाता है, इसके अलावा जो भारत विश्व में मोनोजाइट पाया जाता है, इसको हम मिटाते हैं,
देखिएगा यहाँ पे, ठीक ना। इसके अतिरिक्त, भारत के अतिरिक्त मोनोजाइट अलग अलग देशों में पाया जाता है। यहाँ पे अमेरिका है ना, अमेरिका में आपको मोनोजाइट पाया जाता है, आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ब्राज़ील में पाया जाता है, और मलाया है ना, मलाया। तो समझिएगा, भारत में विश्व में सबसे अधिक थोरियम का जो भंडार पाया जाता है वो आपको भारत के केरल राज्य में आपको मोनोजाइट से प्राप्त किया जाता है ना, मोनोजाइट नामक रेत से प्राप्त किया जाता है। और याद रखिएगा, थोरियम का जो खोज किया था वो जोन्स जैकब बर्जीलियस ने 1828 में किया था। और यूरेनियम, प्रकृति में यूरेनियम से कहीं ज़्यादा आपको थोरियम पाया जाता है। और विश्व में भारत के अलावा और कहाँ कहाँ थोरियम पाया जाता है, तो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है और मलाया है, इन जगहों पे थोरियम पाया जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद हम 17 नंबर में बात करते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्रायः बनती है, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्रायः बनती है। समझिएगा, मानव पर सीधे क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में बनने वाले पत्थरी, मानव गुर्दे में 17 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी, बनने वाली पत्थरी प्रायः बनी होती है, प्रायः बनी होती है। समझिएगा, किस चीज़ की बनी होती है भाई, ये जो मानव गुर्दे में बनने वाली जो पत्थरी होती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है ना। आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ऑक्जेलेट की बनी होती है। मानव गुर्दे में जो पत्थरी पाया जाता है वह किसका बना होता है, तो आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। क्वेश्चन आ जाए कि मानव गुर्दे में बनने वाला जो पत्थरी होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है कि स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर जो क्वेश्चन है, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्याही के धब्बे को, 18 नंबर, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। समझिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है ना, ऑक्जेलिक अम्ल का, आपको ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग ये किया जाता है ना। अगर कपड़े में स्याही लग जाए तो उस स्याही के धब्बे को हटाने के लिए आपको ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है ना, आपको ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर आ जाए क्वेश्चन कि स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है ना। उसके बाद हम 19 नंबर में बात करते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो यह है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला वोम, अर्थात आपको वैक्स है। समझिएगा, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम यानी वैक्स है ना, वैक्स कहा जाता है इंग्लिश में इसे। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले आपको मोम को पैराफिन मोम कहा जाता है ना, पैराफिन मोम कहा जाता है ना। यानी आपको पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो मोम होता है, वैक्स होता है, वह पैराफिन होता है ना। जो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो मोम यानी वैक्स होता है वह पैराफिन होता है। याद रखिएगा, ये जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल किसका मिश्रण होता है, ये आपको हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है ना, हाइड्रोकार्बन
कार्बन का मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। आ जाए क्वेश्चन कि पेट्रोल किसका मिश्रण है, तो हाइड्रोकार्बन का ये मिश्रण होता है। कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको ये है कि नायलॉन बनने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, ठीक ना। समझिएगा, क्वेश्चन है 20 नंबर, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। क्या नाम है जी उस कच्चा पदार्थ का? कच्चा पदार्थ है। समझिएगा, नायलॉन बनाने के लिए जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है वह आपको कच्चा पदार्थ होता है वह आपको एडिपिक अम्ल होता है ना। एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल होता है ना, एडिपिक अम्ल होता है। समझिएगा, नायलॉन बनाने के लिए जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है वो आपको एडिपिक अम्ल होता है ना। नायलॉन का खोज किसने किया था? नायलॉन का जो खोज किया था वो आपको डॉक्टर वालेस कैरायर्स ने किया था, है ना। डॉक्टर डॉक्टर वालेस कैरायर्स ने किया था। कब? 1937 में किया था। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, है ना। ये आपको अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो समझिएगा, नायलॉन बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम एडिपिक अम्ल होता है। और नायलॉन का जो खोज किया था वो आपको डॉक्टर वालेस कैरायर्स ने किया था, है ना। डॉक्टर वालेस कैरायर्स ने किया था। तो ये आपका मॉडल सेट नंबर 9 था, यानी स्पीडी सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 9 था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्लास आपको पसंद आया होगा, ठीक ना। और प्रयास कीजिए आप लोग कि जितना से जितना हो सके साइंस को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग रेलवे के अलग अलग बोर्डों में साइंस की महत्ता होती है। जीके की होती है, साइंस की होती है, कहीं कहीं मैथ की भी होती है, लेकिन साइंस मेन है, क्योंकि रेलवे में साइंस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, है ना। तो इसको आप लोग पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाइए, है ना। और स्पीडी को पढ़ने का प्रयास कीजिए। और फिर जो भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क करें, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। तब तक रहने देते इतना ही, फिर कोई मॉडल सेट लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।